सोनम नाम की लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरा फ़ोन चार्जिंग नहीं ले रहा है। मैं इसकी बैटरी को दिखाने के लिए पड़ोस वाले जतिन के दुकान पर जा रही हूँ। पड़ोस की जतिन की दुकान 2-3 घर छोड़ करके ही गली में थी। अब जो यह लड़की होती है अपने पुराने फ़ोन को लेकर के जतिन की दुकान में चली जाती है और वहाँ पर जतिन अकेला बैठा हुआ था। उस समय दुकान में कोई भी नहीं था। अब जो जतिन होता है वह उसके फ़ोन को लेता है और पूछता है क्या परेशानी है। वह जतिन को बताती है कि यह चार्जिंग नहीं ले रहा, 2 घंटे से लगाया हुआ है चार्जर पर, लेकिन इसकी जो बैटरी अभी भी खाली की खाली पड़ी है। जतिन अब कहता है कि ये तो बहुत पुराना हो चुका है, तुम नया फ़ोन क्यों नहीं ले लेती हो। अब यह बात सुनने के बाद जो लड़की होती है जतिन से कहती है कि मैं नया फ़ोन कहाँ से ले लूँ, मेरा पिता बहुत कंजूस है, वो दिलाएगा ही नहीं। अब यह मौका देखते हुए जो जतिन होता है मौके की नज़ाकत को देखकर अब यहाँ पर कुछ अलग तरीके की वर्डिंग अपने मुंह से निकालने लगता है। जतिन कहता है कि नया फ़ोन कोई बड़ी बात नहीं है लेना, अगर तुम चाहो तो नया फ़ोन ले सकती हो और तुम्हें फ्री में मिल सकता है। लड़की कहती है कि कैसे मिल सकता है फ्री में। उसके बाद जतिन कहता है कि मैं तुम्हें नया फ़ोन दूंगा बिल्कुल चमचमाता हुआ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अब लड़की पूछती है क्या बात माननी पड़ेगी, मुझे फ़ोन तो चाहिए। लड़का कहता है कि रात को जब तुम्हारे सारे घर वाले सो जाएं तो चुपके से अपने कमरे में से निकलना और मेरी इस दुकान के पास आ जाना, मैं यहीं पर बैठा हुआ तुम्हारा इंतज़ार करता मिलूँगा। लड़की सारी बात समझ जाती है और उसके बाद ये भी पूछती है क्या मुझे नया फ़ोन मिल जाएगा ना। लड़का कहता हाँ क्यों नहीं मिलेगा, चमचमाता हुआ फ़ोन मैं तुझे वापस दूंगा करके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो घटना घटित होती है, 2 लोगों की जान चली जाती है। किस तरह से यह वाक़या हुआ था पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। एड्रेस पता मैं बताऊंगा नहीं, इस कहानी के अंदर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती कई बार। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। एक सोमनाथ नाम का शख्स रहा करता है, उसके साथ उसकी पत्नी रचना देवी और उसके घर में उसकी बेटी है सोनम, जो कि 12वीं क्लास में पढ़ रही है, यानी कि अभी 17-18 साल की है, नवयौवन से भरपूर है, उसको अभी दुनियादारी का कोई भान नहीं है। इधर जो माँ बाबा हैं यानी कि सोमनाथ जो है वह अभी 38 साल का है, उसकी पत्नी रचना देवी वह 35 साल की है और रचना देवी भी देखने में बहुत ही खूबसूरत है और उसका जो शरीर की बनावट है वो बड़ी ही अच्छी है। अब यहाँ पर यह पूरा परिवार एक घर के अंदर रह रहा होता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो सोमनाथ होता है अपनी बेटी सोनम से कहता है कि बेटी 12वीं क्लास तुम्हारी हो गई है, अब तुम्हारा एडमिशन मैं कॉलेज में करवा दूंगा और अच्छे से पढ़ना, तुम्हें सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। जैसा कि दोस्तों हर पिता को अपनी बेटी और अपने बेटों से उम्मीद होती है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बन जाए। लेकिन यहाँ पर जो बेटी सोनम होती है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल लगता ही नहीं था और जो पिता था वह प्राइवेट स्कूल में चपड़ासी था और जब छुट्टी हुआ करती है तो वह मजदूरी के लिए निकल जाया करता है और इस तरह से वह महीने के 12 से 13 हज़ार रुपये कमाया करता था बस। यानी कि परिवार ज़्यादा अमीर नहीं था, गरीब भी नहीं था ज़्यादा। तो यहाँ पर दोस्तों बेटी का मन पढ़ाई में लगता नहीं है। पिता उसको पढ़ाना चाहता है और कहता है कि बेटी तू हमारी इकलौती बेटी है, तुम्हारे बाद कोई संतान पैदा नहीं हुई, तुम्हें हमारे सपनों को पूरा करना होगा, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी तो तुम्हारे जीवन में काम आएगा और तुम्हारी ज़िंदगी बनेगी, भविष्य सुधरेगा। अब दोस्तों यही बात कहते हुए पिता अपनी बेटी का एडमिशन पड़ोस के शहर में नज़दीकी कॉलेज में करवा देता है और अब बेटी को कॉलेज में भेजने लगता है। उसके लिए कपड़े लत्ते, उसके लिए सारी फीस वगैरह किताबें अच्छी तरह से खर्चा करता है। अब लड़की जैसे तैसे मुंह उतार करके कॉलेज जाने लगती है। कॉलेज जाते जाते अब उसको 1 महीना हो जाता है और 1 महीना गुजरने के बाद अब जो लड़की होती है जो सोनम, वह देखती है कि कॉलेज के अंदर जितनी भी लड़कियां उसके साथ पढ़ रही हैं उन सब लड़कियों के हाथों में बड़े बड़े फ़ोन हैं और फ़ोन पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो देखती हैं। तो सोनम को अब फ़ोन के बारे में पता लग जाता है कि यार इसके अंदर तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, क्योंकि उसकी कोई सहेली बन गई होगी, उस सहेली का फ़ोन वह चलाया करती होगी या देखा करती होगी। अब सोनम के मन में भी यही सवाल उठने लगते हैं कि मेरे माँ बाबा मुझे फ़ोन क्यों नहीं दिलवाते हैं। और अब सोनम, एक दिन की बात है, 1 महीने के बाद अपनी माँ
से कहती है घर जाकर कॉलेज से जाने के बाद कि माँ, मेरी सारी सहेलियों पर बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोन हैं और तुम मुझे भी एक फ़ोन दिलवा दो। अब माँ कहती है बेटी फ़ोन कितने रुपए का आता है, वो वाला जिसकी तू बात कर रही है, क्योंकि सोमनाथ के पास कीपैड वाला फ़ोन था जो 1100 रुपये का आ जाता है, छोटा सा होता है, बस बात करने के लिए। अब जो बेटी होती है वह कहती है कि मैं कल पूछ कर आऊँगी कितने रुपए का आएगा। दूसरे दिन वह कॉलेज में जाती है, अपनी सहेली से पूछती है कि ये बता ये फ़ोन कितने रुपए का आया था, तो उसकी सहेली बताती है कि यह फ़ोन तो 38,000 रुपये का है। अब यह सुन करके पहले तो सोनम को भी ये लगता है कि यार 38,000 रुपये कहाँ से आएंगे, लेकिन अभी भी वह जिद करती है। दूसरे दिन आकर के माँ से कहती है कि माँ, मुझे वो बड़ा वाला फ़ोन चाहिए, मुझे वो बड़ा वाला फ़ोन चाहिए, उसके बगैर बात नहीं बनेगी, पढ़ाई भी उसमें हो जाती है और मैं बहुत कुछ पढ़ पाऊँगी। ये बहाने होते हैं दोस्तों बच्चों के कि मुझे फ़ोन दिला दीजिए, पढ़ाई करूँगा, और उसके बाद कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, उसके बाद तो कुछ और ही धंधे होते हैं उसमें। अब जो माँ होती है वह कहती है बेटी ये तो बता कितने रुपए का आता है वो फ़ोन। तो बेटी कहती है वो फ़ोन तो 38,000 रुपये का बता रही थी मेरी सहेली। यह बात सुनने के बाद जो माँ होती है उसका तो बस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, क्योंकि उसके पिता की जो कमाई है महीने की वो 10 से 12-13,000 रुपये की है। 38,000 रुपये वो लोग कहाँ से लाएंगे और घर का खर्चा कैसे चलेगा अगर सारे 2-3 महीने की तनख्वाह उस फ़ोन में डाल दी जाएगी तो। अब तो बेटी जिद पर अड़ जाती है। इधर जो माँ होती है वह कहती है ठीक है तुम्हारे बाबा को आने दो शाम को और उनसे बात करती हूँ। शाम को सोमनाथ अपना मेहनत मजदूरी करके आता है और मेहनत मजदूरी करके आने के बाद अब उसकी पत्नी उसको खाना खिलाती है। बीजने से पंखे से हवा कर रही थी और बैठी बैठी कह रही थी सुनते हो जी, एक बात है आपसे कहनी है। अब वह कहता है बताओ क्या बात है। कहती है बेटी फ़ोन की जिद पड़ रही है और फ़ोन आएगा 38,000 रुपये का, वो दिला दो उसे। क्या क्या किस तरह से दिला पाओगे। अब जो सोमनाथ होता है यह सुनने के बाद उसका तो बस हलक सूख जाता है। अभी अभी खाना खा रहा था, एकदम से पानी पी जाता है। कहता है कि 38,000 रुपये तो हमने देखे भी हैं कभी। 38,000 रुपये का उसको सिर्फ फ़ोन दिला देंगे, 38,000 रुपये में तो बहुत कुछ काम चल जाएगा और कहाँ से मैं लाऊँगा। अब उसके बाद वो दोनों पति पत्नी बातचीत करते हैं। तभी जो सोमनाथ होता है उसके मन में एक विचार आता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा करते हैं, यही फ़ोन अगर पुराना फ़ोन लेकर देंगे तो वो सस्ते में आ जाएगा और इसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और काम भी बन जाएगा। उसके बाद जो पिता होता है अपनी बेटी को बुलाता है और कहता है बेटी हम तुम्हें पुराना फ़ोन दिलवा दें तो कोई परेशानी। अब बेटी समझती थी घर में पैसे नहीं हैं, बेटी खुश हो जाती है बाबूजी कैसा भी फ़ोन दिला दो, बस एक बार दिला तो दो। उसके बाद जो पिता होता है पड़ोस में एक दुकान होती है जतिन नाम के शख्स की, वह मोबाइल वगैरह बेचा करता है, मोबाइल की रिपेयरिंग भी किया करता है। उस दुकान पर जाता है सोमनाथ और वहाँ जाकर कहता है कि अरे भाई जतिन तुम्हारे पास कोई पुराना फ़ोन पड़ा हुआ है, पुराना फ़ोन मुझे ख़रीदना अपनी बेटी के लिए। तो यहाँ पर जतिन कहता है हाँ मेरे पास पुराने फ़ोन बहुत सारे हैं। तो उनमें से दिखाने लगता है और अच्छा सा फ़ोन 3,500 रुपये का पुराना फ़ोन ख़रीद करके अपनी बेटी के लिए ले आता है। बेटी फ़ोन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अब तो दोस्तों बेटी रात दिन उस फ़ोन में लगी रहा करती, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और रील वगैरह देखने में पूरा समय बर्बाद करती, ना ही पढ़ाई लिखाई करती, ना ही कुछ और काम करती। लेकिन माँ बाप जो कि बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो कहते कि बेटी पढ़ाई कर रही होगी। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है। एक दिन की बात होती है, जो लड़की होती है सोनम वो अपने फ़ोन को रिचार्जिंग पर लगाती है, चार्जर लगाती है उसमें, लेकिन 1 घंटे तक वो चार्ज नहीं कर पाता है बैटरी को। उसके बाद वह कहती है अपनी माँ से कि माँ मैं इस फ़ोन को दिखा कर लाती हूँ जतिन को, उसने कैसा फ़ोन दे दिया है, ये तो बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही है इसकी। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वह जतिन की दुकान पर जाती है। जतिन कहता है तो बहुत पुराना फ़ोन हो चुका है, नया फ़ोन क्यों नहीं लेते हो। लड़की कहती है मेरा पिता बहुत कंजूस है, वो नया फ़ोन नहीं दिलवाएगा। जतिन इस मौके का फ़ायदा उठाता है और कहता है कि नया फ़ोन तो मैं दे दूँगा, चमचमाता फ़ोन दूंगा और बस तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। लड़की ने पूछा क्या बात होगी। वह कहता है रात को 11 बजे मेरी दुकान पर आ जाना, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करता हुआ मिलूँगा। अब तो दोस्तों ऐसा ही होता है। लड़की जो होती है सोनम फ़ोन को तो वहीं पर रखाती है और वापस आ जाती है। माँ पूछती है फ़ोन कहाँ है। लड़की कहती है कि वो अभी बनने के लिए पड़ा हुआ है, बन जाएगा 1-2 दिन में। रात को 10:30 बजते हैं, 10:30 के बाद 11 बजते हैं। लड़की सोनम देखती है कि उसके मम्मी पापा अलग कमरे में सो चुके हैं, गहरी नींद में है, कोई शोर शराबा नहीं है। तो वह चुपके से दबे पाँव अपने कमरे में से निकलती है और एक गली के नीचे उतर करके चुपके से वह रात के 11 बजे जतिन की फ़ोन की दुकान के पास चली जाती है।
होती है। वहाँ पर जतिन पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था और उसको देखते ही वह उसको अपने शटर के अंदर बुला लेता है और बाहर से शटर लगा देता है। और उसके बाद दोस्तों अंदर जो भी होता है वो आप समझदार ही हो, अंदर वह सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जो जतिन होता है एक नया चमचमाता मोबाइल उस लड़की के हाथ पर रख देता है। लड़की उस मोबाइल को देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है, खुशी से फूली नहीं समाती है और उसके बाद उस फ़ोन को लेकर के अपने घर चली जाती है। रात को पूरी रात भर उस फ़ोन को चलाती है अपने कमरे के अंदर और लीड वगैरह लगा करके। और इसी तरह से दोस्तों अब यहाँ पर लड़के ने ये भी कहा था जतिन ने कि जब मेरा मन करेगा मैं तुम्हें बुला लिया करूँगा और तुम आ जाया करना। अब लड़की को भी मज़े आ रहे थे इस काम में, एक तो फ़ोन मिल रहा था और ऊपर से जब वह उस लड़के के पास जाती तो लड़का बदले में कुछ पैसे भी दे दिया करता था उसको। अब तो इसी तरह से मामला चल रहा था। धीरे धीरे काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पिता ने कहा कि ये फ़ोन किसका है, पिता को दिखाई दे जाता है तो वह लड़की कहती है कि ये मेरी सहेली का है, उसके पास पड़ा हुआ था, उसने दे दिया मुझे जब तक मेरा फ़ोन सही नहीं हो जाता है। अब तो यहाँ पर यह बात भी आई गई हो जाती है। अब इसी तरह से जैसे ये लड़की उस लड़के जतिन से मिला करती थी तो इसी तरह से एक रात 11-12 बजे अपने घर से ये लड़की निकलती है और जतिन की दुकान के पास पहुंच जाती है। लेकिन आज इनके जो अरमान हैं उन पर पानी पड़ने वाला था, मिट्टी पड़ने वाली थी, क्योंकि जतिन की दुकान के पास एक शराबी जिसका नाम होता है ईश्वरचंद वह खड़ा हुआ था और वह उसको शक हो गया था कि मामला कुछ गड़बड़ चल रहा है इस जगह पर। तो वह दूर बैठा हुआ अंधेरे में इंतज़ार कर रहा था कि कुछ ना कुछ होगा। और जैसा कि दोस्तों इंतज़ार कर रहा था, लड़की रात के 11:30 बजे आती है और जतिन उसको दुकान में घुसा लेता है। उसके बाद जो ईश्वरचंद होता है वैसे तो शराबी था लेकिन उसको सारी चीज़ों का पता था। अब वह सोचता है कि 1 महीने पहले इस लड़की सोनम की माँ रचना देवी भी इसी दुकान में आई थी और मैंने इस दुकान में घुसते हुए देखा था और जतिन ने बाहर से शटर बंद कर दिया था और अंदर न जाने क्या किया था उन्होंने। और अब ये बेटी भी इसके चक्कर में फंस गई है, यानी कि दोनों माँ बेटी इसके साथ लगी पड़ी हैं। अब तो यह बात ईश्वरचंद अब कहता है कि अब मैं भांडा फोड़ूंगा, क्योंकि 1 महीने पहले उसने रचना को पकड़ लिया था, सोनम की माँ को, इसी लड़के जतिन की दुकान में। तो रचना ने उसके सामने हाथ पांव जोड़ लिए थे कि बताना मत किसी को, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, यानी कि लड़की की माँ ने उस शराबी के सामने जिसने पकड़ लिया था। अब ईश्वरचंद जो शराबी होता है वह कहता है कि अब मैं बकसने वाला नहीं हूँ, मोहल्ले में क्या गंदगी फैला रखी है। उसके बाद ईश्वरचंद तुरंत ही सोमनाथ के घर पर जाता है, सोमनाथ को आवाज़ लगाकर बुलाता है। सोमनाथ कहता है कि अरे क्या चक्कर है, शराब पीकर तू दूसरों के दरवाज़ों को खटखटाएगा। लेकिन ईश्वरचंद कहता है कि अरे भाई दरवाज़ा मैं ऐसे ही नहीं खटखटा रहा हूँ, आपको कुछ बात बतानी है। आपकी लड़की कहाँ है? सोनम। वह कहता है लड़की सो रही है हमारे कमरे के अंदर। लेकिन ईश्वरचंद कहता है कि कमरे के अंदर नहीं है, वो तो कहीं और ही है, वो तो शटर के अंदर है। और उसके बाद जो पिता होता है सोमनाथ, वह उसके ऊपर झिल्लाता है और कहता है कि हमारी बेटी को बदनाम कर रहा है। लेकिन ईश्वरचंद कहता है कमरे में जाकर देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कमरे के अंदर जाकर देखो लड़की है या नहीं है। जो सोमनाथ होता है ईश्वरचंद के कहने पर कमरे के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ से लड़की गायब थी। तुरंत बाहर आता, कहता है मामला क्या, जल्दी बताओ, कहाँ है मेरी लड़की? ईश्वरचंद कहता है कि लड़की नीचे फ़ोन वाले जतिन के दुकान के अंदर है और पता नहीं क्या कर रहे हैं उस दुकान के अंदर। और उसके बाद वह ये भी बता देता है कि तुम्हारी पत्नी भी 1 महीने पहले मैंने जतिन की दुकान में देखी थी, इसने मेरे सामने हाथ पांव जोड़े थे और इसने मुझसे माफ़ी मांगी थी, कहा था ये बात मत कहना। अब यह बात सुनते ही सोमनाथ का 7वें आसमान पर पारा चढ़ जाता है। पहले तो वह दुकान पर जाता है, उसके साथ उसकी पत्नी उसको रोकती हुई जा रही थी कि रुक जाओ जी, लोग हंसेंगे, ऐसा मत करो, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। गाँव के लोग भी उनका शोर शराबा सुन करके जग जाते हैं, उनके साथ वहीं जतिन की दुकान पर पहुँच जाते हैं और जतिन के शटर को खटखटाया जाता है। 10 मिनट तक यह दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं, लेकिन जतिन अंदर से दरवाज़ा या शटर नहीं खोलता है। और 10 मिनट के बाद जब शटर खुलता है तो दोस्तों यहाँ पर पिता सोमनाथ और गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस दुकान के अंदर से जतिन निकलता है और जतिन के पीछे पीछे वह लड़की थी सोनम। अब तो यह देख करके जो पिता सोमनाथ होता है आपे से बाहर हो जाता है और उस लड़की को वहीं से पीटता पीटता अपने घर तक लाता है। और जतिन के ऊपर भी पिटाई लगा दी थी उसने, लेकिन गांव वालों ने बचा दिया था। उसके बाद बेटी को घर के अंदर ले आता है। घर के अंदर अब उसको ये भी पता था कि उसकी पत्नी भी कम नहीं है किसी से, वो भी मुंह काला करती हुई घूम रही है और उसको भी वह उसके ऊपर भी पिटाई लगा देता है। पूरे गांव में लोग हंसते हैं उनके घर में कलेश को देख करके, क्योंकि दोस्तों किसी के घर में, गांव में, पड़ोस में, शहर में, कहीं भी अगर कोई कलेश हो रहा है ना,
घर वाले आपस में लड़ रहे हैं या फिर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कलेश है पूरे घर के अंदर, तो आप ये मत समझ लेना कि आप दुखी हैं तो आपके पड़ोसी भी आपकी हमदर्दी में दुखी होंगे। दुखी नहीं होते हैं। पड़ोसी इंतज़ार करते रहते हैं कि दूसरे पड़ोसी के घर में कब जूता बाजेगा, कब उनके घर में लड़ाई होगी, कब हम मज़े लेंगे। दूसरे पड़ोसी दीवारों से कान लगाकर आपके घर की लड़ाई को सुन सुन करके दांतें निकाल रहे होते हैं, यानी कि हंस रहे होते हैं। ऐसा ही यहाँ पर होता है, पूरे गांव के अंदर बेइज्जती हो जाती है। अब जो पिता सोमनाथ होता है उसको बहुत बुरा लगता है कि इन दोनों माँ बेटियों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं कितनी मेहनत से इन लोगों का भरण पोषण कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं है, तनख्वाह के अलग भी मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ जिससे कि इनका पेट अच्छे से भर सकूँ, अच्छी पढ़ाई इस लड़की को करवा सकूँ, पत्नी को अच्छे कपड़े पहना सकूँ, अच्छा खाना खिला सकूँ। लेकिन फिर भी इन लोगों को सब्र नहीं है, इन्होंने मेरी बेइज्जती करवा दी। और दोस्तों अब होता है इस कहानी का जो लास्ट वाला कहते हैं ना क्लाइमेक्स जो होता है। अब जो सोमनाथ होता है मन में बस यही चल रहा था कि इन लोगों ने मेरे साथ गलत नहीं की है, मन में यही चल रहा था कि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अब आती है 2 अक्टूबर 2025 की तारीख। 2 अक्टूबर 2025 को सोमनाथ अब बाज़ार से रस्सी लेकर आता है और पेट्रोल की कैन लेकर आता है छोटी मोटी, और ला करके घर में चुपचाप रख देता है। शाम को जब खाना बनता है तो खाने में नशीली दवाएं मिला देता है। नशीली दवाएं भी लेकर आया था बाज़ार से। नशीली दवाओं का खाना मिला हुआ खा करके दोनों माँ बेटी बिल्कुल गहरी नींद में सो जाती हैं। और उसके बाद रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो सोमनाथ होता है लड़की के मोबाइल को चार्जिंग में लगाता है और उसके बाद दोस्तों अपनी सोती हुई बेटी और पत्नी के ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है। वो गहरी नींद में थी, वो हिलती भी नहीं है, और उसके बाद माचिस की तिल्ली जलाकर उनको आग के हवाले कर देता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। वह कमरा बड़ा था, रात का समय था, वो चिल्लाई नहीं क्योंकि वह नशे में धुत थी और सोती सोती वह जल जाती हैं। और उसके बाद दोस्तों गांव वालों को कुछ पता नहीं था, और सुबह सुबह जब गांव वाले देखते हैं कि इनके घर में जो खिड़की हैं उनसे धुआं आ रहा है, आखिर मामला क्या है, जाकर देखते हैं तो वहाँ पर दोनों माँ बेटी मृत पड़ी हुई थी, बुरा हाल था उनका। और पुलिस को बुलाया जाता, पुलिस तुरंत मौके पर आती है और उनकी लाश को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर दोस्तों उनके घर के मुखिया सोमनाथ को पुलिस ढूंढने लगती है, उसका आता पता कहीं भी नहीं था। लेकिन सोमनाथ पुलिस थाने में जाकर बैठ जाता है। अब पुलिस उसको ढूंढ रही थी बाहर, वह पुलिस थाने में चला गया था। तो वहाँ जाकर सोमनाथ कहता है कि मेरी बेटी और मेरी पत्नी सो रही थी और उसकी बगल में मोबाइल चार्जिंग पर लग रहा था और चार्जिंग में ब्लास्ट हुआ और वहीं पर पेट्रोल की कैन रखी हुई थी और उस कैन की वजह से वहाँ पर शायद कोई धमाका हुआ और उसकी वजह से उसकी पत्नी और बेटी जलकर राख हो गए। यह बात वह बताता तो पुलिस वालों को हजम नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सोमनाथ शोर मचाता, चिल्लाता, उनके ऊपर पानी डालता, कुछ तो करता। वहाँ पर एक बाल्टी या एक बूंद भी पानी की नहीं थी। लेकिन पुलिस वाले अभी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि इनको खाने में नशीली दवाएं दी गई हैं, दोनों को एक साथ। तो यहाँ पर पुलिस उस सोमनाथ को पकड़ लेती है और अच्छी तरह से खातिरदारी करती है कि कोई भी इस तरह से नहीं जल सकता। अगर जलता भी तो वह शोर मचाता, जबकि इन दोनों को नशीली दवाएं खिलाई गई थी। और नशीली दवाएं कौन खिलाएगा, तुम ही घर में थे, बताओ सच सच क्या हुआ है, तुमने क्यों मारा है उनको। अब सोमनाथ सारी सच्चाई पुलिस के सामने बता देता है कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी जिनसे वह बहुत प्यार करता था, उन दोनों ने उसकी नाक कटवा कर रखी थी पूरे गाँव के अंदर, और इसलिए उसने उन दोनों को रास्ते से हटा दिया। इस तरह से दोस्तों यह मामला खुलकर लोगों के सामने आता है। अब यहाँ पर अवैध संबंधों के चलते हुए यह घटना हुई थी। इस कहानी में मैंने जगह का नाम अभी नहीं बताया क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें खोजबीन करना बाकी है पुलिस के द्वारा। तो कभी भी अवैध संबंधों में ना पड़े, मैं यही कहना चाहता हूँ बस। और अवैध संबंधों में पड़ेंगे तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है जैसा इस घटना के अंदर होता है। बहाना कोई भी लग जाए, लेकिन अवैध संबंध के बाद लोगों की मृत्यु हो जाती हैं, लोगों की हत्या कर दी जाती हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं और जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। कभी भी अवैध संबंधों में ना पड़ें, अवैध संबंधों का अंजाम बहुत खतरनाक होता है। बार बार मैं ये कहता हूँ और बार बार आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ, खुद भी समझने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं साहिल गेडे जो कि हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। आदेश कोहली कमेंट करते हैं, राम बहादुर सिंह
आपकी कहानी का लास्ट में अच्छी सीख देते हैं और आपकी कहानी बहुत अच्छी होती हैं। नमस्कार, राम बहादुर सिंह, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। राम बहादुर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राव मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। दुर्योधन भाई हैं जो कि लगातार वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, यूपी पनियारा से हैं। कुमार विमल कमेंट करते हैं, रफ़ीक खान कमेंट करते हैं। और उसके बाद मैं भी आपकी वीडियो डेली देखता हूँ लेकिन कमेंट नहीं कर पाता हूँ कभी। और मेरा नाम सौरभ यादव है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सौरभ भाई आपका, आप लगातार वीडियो देखा करें। खेमराज भाटी कमेंट करते हैं। नितेश पासवान, बोधगो गिरिडीह झारखंड से हैं और कहते हैं नमस्ते सर जी। सर जी, मेरे पास पुराने वाले वीडियो आते हैं और बोधगो गिरिडीह झारखंड, आप इतने अच्छे से कहानी कहाँ से लाते हैं सर जी? हाँ, कितनी मेहनत का काम होता है और मेहनत करनी पड़ती होगी, उसके बाद हम लोगों को कहानी सुनाते हैं सर। नमस्ते, आपके सारी कहानी सुनते हैं सर जी, कमेंट करने का टाइम नहीं मिलता है। नितेश पासवान जी, कोई दिक्कत नहीं है। और पुराने वीडियो आपके पास ऑटोमेटिक आ जाते होंगे। आप वीडियो को चैनल पर देखने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको लास्ट वाले वीडियो मिलेंगे, नए वाले वीडियो, और जो अपने आप आते हैं, कई बार पुराने वीडियो अपने आप आ जाते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद हमारे साथ हैं नहाना खान, कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ, हेलो भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर किसी को लिमिट में ही रहना चाहिए, वोमेन को लिमिट में रहना चाहिए, मेंस को यानी कि आदमियों को भी लिमिट में रहना चाहिए। और पुराने ज़माने में और आज में कितना फ़र्क है। जी बिल्कुल। दिलीप राजपूत, जिला खंडवा, गोकुल गांव से हैं। मुराली गौन, सूरत से हैं। और बुलाई दास अमर भाई कमेंट करते हैं, प्लीज़ मेरा भी नाम लीजिएगा। जी बिल्कुल। राधेश्याम शर्मा सिरसी, जयपुर राजस्थान से हैं। साहब सिंह, जिला बिजनौर से। और राम थापा जो कि नेपाल से, बहुत दिनों में कमेंट किया है। उसके बाद सुंदर लाल अहिरवार, करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद कलमुद्दीन है भाई, मोहम्मद कलमुद्दीन, तनुजा। और उसके बाद राजकिशोर चौरसिया, महाबलेश्वर महाराज से हैं। और हसन अहमद कमेंट करते हैं। A to Z कॉमेडी कमेंट करते हैं। और उसके बाद राम बहादुर सिंह दोबारा से कमेंट करते हैं। और कुछ भाई हमारे फेसबुक पर, उनके भी नाम मैं ले लेता हूं। हमारे साथ हैं अजय देवनाथ। और उसके बाद समाधान पाटिल, भाई साहब तुम्हारी कहानी आदमी को कैसे जीना है, ये सीख मिलती है कहानी देखने से। समाधान पाटिल, जलगांव, महाराष्ट्र से हैं। उसके बाद बाबूलाल मीना कमेंट करते हैं। और मंगेश विमल, अमित पटेल कमेंट करते हैं। धीरज बर्नवाल। और उसके बाद हमारे साथ हैं जैनुद्दीन अंसारी, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। भाई साहब, वीडियो देख नहीं पा रहा हूं, दिवाली की साफ़ सफाई में लगा हुआ हूं, इसलिए काम कम देख रहा हूं और पूरी वीडियो के लिए टाइम नहीं मिलता है। जय श्री राम। कोई दिक्कत नहीं है प्रवीण भाई, आप अपना काम ज़रूर निपटाएं पहले, वीडियो तो बाद में भी दिखता रहेगा। सुजीत कुमार, अमर भाई, गुरुजी राधे राधे जी। और उसके बाद मुकेश कुमार, यूपी तरासी से। और उसके बाद शंकर स्वामी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आशु सोनी, हाँ बहुत शानदार भाई जी, दिल खुश हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रवीण बघेल दोबारा से, ओकेश परिहार, राम राम भाई साहब। तेजा राम। और उसके बाद सूरज डियो फ्रॉम फिजी से, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और उसके बाद हमारे साथ रवि वर्मा हैं, रमाकांत कुशवाहा हैं, मोनू जैन हैं, आर के राय कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तब तक आप खुश रहें, देखते रहें तेजसी बात चैनल। जय हिंद, जय भारत।